जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम इन एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ में बहुत सारा चीज ऐसे हो सकता है जिसमें तुमको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कैलकुलेट करना है एंड उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखना है। जैसे कि हो गया स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा, इसको ही इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा एंड तक देखना और इसमें कंसेप्चुअली में हर एक चीज को समझाया हुआ हो तो ध्यान से देखना। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम क्या है वो समझना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम लाइक तुम्हारा मेडिसिन हो गया हॉस्पिटल के लिए, या फिर स्टेशनरी हो गया कोई नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वो जब कंजम्पशन करता है वो हो जाता है इनपीओ का खर्चा। तो ऑब्वियसली इनपीओ का जो खर्चा होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट करेंगे एंड जो उसका स्टॉक है ऑब्वियसली बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, एंड ये भी स्टेशनरी की तरह हम दोनों फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज स्टेटमेंट फॉर्म एंड अकाउंट फॉर्म। दोनों से ही मेरा ऑब्वियसली सेम आएगा आंसर। तो पहले हम अकाउंट फॉर्म को देखेंगे जो बहुत लॉजिकल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अकाउंट फॉर्म में दोनों अकाउंट होगा, दैट इज स्टॉक अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। तो पहले क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स है ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस ही होगा ओपनिंग में, तो पुट करते हैं। सिमिलरली डेबिट बैलेंस होगा। ओके, ठीक है, एंड टू बैंक और कैश मतलब मैं क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूँ। ठीक है, एंड बाय स्टॉक दैट इज बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब यही हमने स्टॉक क्रेडिटर्स से परचेस किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ये स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिटर्स स्टॉक अकाउंट में क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट से आ रहा है। अब स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस पुट करेंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस पुट करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड का जो टोटल है वो कैरेट डाउन से जो लेस करेंगे तो आ जाएगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस फिगर, दैट इज बाय इनकम एक्सपेंडिचर, दैट इज बैलेंस फिगर। मेरा खर्चा स्टेशनरी का मेरा खर्चा। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट फॉर्म। आइए अब देखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं ये सेम चीज़। तो स्टेटमेंट फॉर्म में अगर मेरे को प्रिपेयर करना है तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, जो मेरे को लॉजिकल मतलब रट अगर देना है तो तुमको ये फॉर्म याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और लॉजिकली समझ के करना है तो अकाउंट फॉर्म में। तो स्टेटमेंट फॉर्म में ओपनिंग स्टॉक के साथ क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करेंगे, प्लस पेड फॉर गुड्स यानी कि जितना पैसा मैंने पे किया है ड्यूरिंग द वो ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो एक सम्स करते हैं, दोनों मेथड में ही हम लोग करेंगे एंड आंसर भी तुम्हारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरा दिया हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में पुट करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स 15,000। ठीक है, अब पे कितना किया हुआ है 8 लाख। ठीक है, 8 लाख पे किया हुआ है। अमाउंट पेड फॉर 8 लाख इन देकर 2 क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स को मैंने 8 लाख पे किया हुआ है। ओके, 2 बैंक अकाउंट किया हुआ। ओके, तो 2 बैंक लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे 8,15,000। 8,15,000 ये ओपनिंग बैलेंस लेस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 7,95,000, दैट इज इट विल बी बाय बैलेंसिंग फिगर। ओके, दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड स्टॉक अकाउंट में हम ये ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 7,95,000 मैंने ट्रांसफर किया एंड इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, दैट इज 50 एंड 41,000। ठीक है, 50,000 एंड 41,000। ओके, अब जो बैलेंस फिगर आया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दैट इज 8,45,000 माइनस 41,000, दैट इज 8,04,000 इज माई बैलेंस फिगर एंड यही मेरा कंजम्पशन हो गया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे बोला है स्टेशनरी पे किया है किसको, क्रेडिटर्स को। अब सपोज क्रेडिटर्स ना होके सिर्फ कैश में मैंने स्टेशनरी पे परचेस किया है, मतलब हम जब क्रेडिट में परचेस करते हैं तो ही क्रेडिटर्स आता है। तो सपोज कुछ पैसा, सपोज 10,000 का पैसा इन्होंने कैश में परचेस किया है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में टू बैंक या फिर कैश का के 10,000 लिख देते तो कंजम्पशन और भी बढ़ जाता। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर क्रेडिटर्स के अलावा कोई कैश में परचेस करता है उसका भी ट्रीटमेंट इसमें देना पड़ेगा। यानी कि सपोज 10,000 से कैश में परचेस किया है, टू कैश 10,000 लिख देंगे और वही सेम अमाउंट से ये वाला फिगर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर्स का केस है। ओके, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे, देखो जैसे कि मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस पेड फॉर गुड्स, इसमें भी तुम्हारा पेड जितना हम क्रेडिटर्स को किया है प्लस पेड जितना हम कैश में किया है, यानी कैश परचेज प्लस क्रेडिटर्स का पेमेंट दोनों ही इसमें आ जाता है। ठीक है, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ओके, तो देखो ओपनिंग स्टॉक था मेरा 50,000 पुट किया, पेड फॉर स्टेशनरी क्रेडिटर्स को 8 लाख था पुट किया, क्लोजिंग स्टॉक मैंने लेस किया इससे एंड क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड किया, नेक्स्ट ओपनिंग क्रेडिटर लेस किया। मतलब सिंपली ये वाला फॉर्मूला जो लोग रट्टा मारेगा पुट कर देगा। ठीक है, तो आ जाएगा मेरा फिगर कितना 50,000 प्लस 8 लाख माइनस 41,000 प्लस 15,000 माइनस 20,000 दैट इज 8,04,000। ओके, 8,04,000 सेम आंसर वहाँ पे भी आया था 8,04,000, यहाँ पे भी 8,04,000 दैट इज अमाउंट टू बी debited to income and expenditure account। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ये भी तुम सब्सक्रिप्शन की तरह दोनों फॉर्म में कर सकते हो, दैट इज स्टेटमेंट फॉर्म में भी एंड अकाउंट फॉर्म में भी। लेकिन मेरे को ज़्यादा लॉजिकल लगता है अकाउंट फॉर्म में, क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी को समझने में ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, थैंक यू।